तो आप क्रूसेड्स अच्छे से कीजिएगा और क्रूसेड के टाइम में जैसे मैं लास्ट वीडियो में बता रही थी कि अरब लोग और यूरोपियन लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए एंड दे एक्सचेंज देयर नॉलेज। और अरब लोगों को ज्योग्राफी की बहुत नॉलेज थी, मैथ्स की नॉलेज थी, और वो इंडियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, यूफ्रेटिस, इन सभी सिविलाइजेशन से वो एक लिंक रखते थे। तो और अरब्स ने ही इसकी मॉनसून की डिस्कवरी की थी। तो मॉनसून का एक बहुत ही बड़ा रोल है इन ट्रेड रूट्स में, क्योंकि जब ये लोग आते थे तो मॉनसून की हवाओं के साथ बह के आते थे। जो शिप्स होती थी उस पे एक सेल, एक पर्दा टाइप होता था। तो जब भी ये मॉनसून विंड्स आती थी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो वो उसके साथ ये जो बोट्स थी वो सेल करके आती थी। और जब रिट्रेटिंग मॉनसून होता था तो वो उसके साथ सेल करके वापस चले जाते थे। तो एक उनकी ट्रेड का एक टैक्टिक था, इन्होंने काफी टैक्टिक इनको सिखाए। तो इससे उन लोगों के मन में भी बहुत जिज्ञासा जागी, यूरोपियन पीपल के लोग मतलब मन में। और फिर आप उसके बाद देखेंगे कि वॉयजेस होने लगे। देखिए 1095 ये बात है, और 14 अराउंड तो आप क्रिस्टोफर कोलंबस वगैरह वाले टाइमलाइन से आप लिंक कर लीजिएगा। फिर इनके जो राजा वगैरह हैं उन्होंने इन चीज़ों को स्पॉन्सर करना स्टार्ट किया। और जैसे ये डिवाइसेस वगैरह हैं, जैसे ये कंपास हो गया, या फिर मैप बनाने की एक आर्ट हो गई। और स्टीम इंजन वाला जो ये बोट है वो थोड़ा लेटर ऑन आया था, वो पहले वही विंड्स की नॉलेज से इन्होंने सेल करना स्टार्ट किया, जो कि ये लोग अरब से सीख के आए थे, समझ के आए थे। तो और एक इनके लिए लैंड रूट्स भी ब्लॉक हो रहे थे, क्योंकि वहां पे क्रूसेड्स चल रहा था, वहां पे अरब्स आ गए थे। तो जो सिल्क रूट वाला ये जो ट्रेड रूट था वो अब उनके इतने कंट्रोल में नहीं रहा था। तो उनको यही ज्यादा अच्छा लगा कि अगर हमारे पास कोई एक सी रूट आ जाता है तो वी विल बी मोर सेफ, और हम हमारा ट्रेड उसको कंटिन्यू करें। बिकॉज जो यूरोप नेशंस थे वहाँ पे सॉल्ट सॉल्ट पेपर और इस तरह के मतलब मसालों की ज़रूरत बहुत थी। इंडिया का जो गुड था वो वहाँ तक जाता था, चाइना का सिल्क वगैरह सब वहाँ तक जाता था। ठीक है, तो फिर आप देखिए कि जैसे छोटे-छोटे जो देश, छोटे देश नहीं, उस टाइम पे तो काफ़ी महान देश थे। इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्तुगीज़, स्पेन, इन सब ने स्पॉन्सर करना स्टार्ट किया। और राइज़ ऑफ नेशन स्टेट, जैसे ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया वगैरह भी आप आईआर में पढ़ेंगे आगे। तो एक तरह से आप जब भी ये मॉडर्न एज करें तो आप देख लीजिएगा कहीं से भी आपने किया हो, या फिर एग्जैक्टली आप ये सब टॉपिक से ही ढूंढ के अपने नोट्स में लिख लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन इट इन योर नोट्स। आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड इसके बाद आती है अमेरिकन हिस्ट्री। अमेरिकन हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आईआर की स्टार्टिंग भी आगे जाके अमेरिका के अंदर से ही होगी। जैसे ये लीग ऑफ नेशंस वगैरह इन्हीं ने प्रमोट किया था आइडिया, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। बट बात ये थी कि अमेरिका ने उसे कभी ज्वाइन किया नहीं था, वो सिर्फ एक आउटसाइडर और ऑब्जर्वर बन के रहना चाहता था, क्योंकि उनको लगता था कि जो भी लड़ाइयाँ हों हमसे दूर रहे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका इतना सफर कर चुका था, क्योंकि उसके लैंड पे एक्सटर्नल पावर्स के बहुत युद्ध हुए थे, और वो भी एक कॉलोनी रही थी, और इन्होंने काफी स्ट्रगल किया है। तो इसलिए आप अमेरिकन रेवोल्यूशंस पढ़ें, उसके अंदर पॉलिटिकल इफेक्ट्स क्या थे और कॉजेस क्या थे, और बहुत सारे एक्ट्स थे जिनको आप नोट डाउन कर लीजिए। और जब भी आप अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ लें उसके बाद आप प्लीज इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कवर हो गए हैं या नहीं। जैसे स्टैम्प एक्ट 1765, रॉकिंगम डिक्लेरेशन टाउन ड्यूटी 1767, टी एक्ट 1773, बॉस्टन टी पार्टी। ये टी एक्ट लगा था जो चाय पे वो लोग टैक्स लगाने लगे थे। फिर बॉस्टन एक जगह है जो कि सी पोर्ट पे थी, वहां पे सब लोग आ गए, सब लोगों ने वो चाय के डब्बे उठा उठा के पानी में डाल दिए,
वो एक स्टोरी है, इंटरेस्टिंग वे में आपको कोई भी चैनल ढंग से बता देगा। क्रैश कोर्स में भी ये स्टोरी बहुत अच्छे से है। और अगर आपका कोई हिंदी वाला चैनल फॉलो किया है, वो इस चीज को बता रहा है, तो आप उससे भी कीजिए, क्योंकि ये लोग एक अच्छा सा मैप बना के उसमें उसको दिखाएंगे। तो एक बार आपके माइंड में ये विजुअल क्लियर हो गया और फिर आपने उसको अपने नोट्स में लिख लिया और 2-3 बार रिवाइज कर दिया, ये चीज आपके फॉरएवर माइंड में रहेगी। सो प्लीज आप अपना बेस जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री विल गिव यू द बेस फॉर पॉलिटिकल साइंस, फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड इवन अ बिट ऑफ इकोनॉमिक्स। जो मैं इकोनॉमिक्स पे आऊंगी तो मैं उसको भी वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेट करके आपको दिखाऊंगी। फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, हाँ, 3 फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुई थी। पहली वाली 1774, फिर 1775, फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी 1783, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। फिर उसके बाद फिर फिलाडेल्फिया कन्वेंशन 1787। अमेरिकन सिविल वॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत सारी वीडियोस में आप दिखेंगे किस हिसाब से सिविल वॉर चल रही थी। फिर अमेरिकन, जो अमेरिका है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैसे बना, कैसे कॉलोनीज ने डिसाइड किया, कौन कौन से लीडर थे, कौन कौन से मिलिट्री जनरल थे, इम्पैक्ट ऑफ सिविल वॉर, ये सब आप कर लीजिएगा। और हाउ अमेरिकन रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस फ्रेंच रेवोल्यूशन, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर अमेरिकन हिस्ट्री में आगे जाके वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 तो आना ही है, कोल्ड वॉर भी आना है। बट ये वाला हिस्ट्री है, ये मैंने उसी को मतलब इसी पैसेज में रखा है। आगे जाके फिर से अमेरिकन हिस्ट्री की फिर से एक स्लाइड आएगी, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 वो वाली चीजें मैं फिर से इंक्लूड करूंगी। तो प्लीज आप चाहो तो कुछ पेजेस वहां पे छोड़ सकते हो, नहीं तो डू इट एज यू विश। लूज पेपर्स पे भी अगर आप नोट्स बना रहे हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे डिस्कवरीज हुई थी, और ये इंग्लैंड में ही कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई और कैसे दूसरे पार्ट्स पे ये स्प्रेड हुई, चाइना, जर्मनी, जापान, यूएसए, स्पेसिफिकली इन कंट्रीज का आप ध्यान रखिएगा। और इनोवेशन कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पार्ट प्ले किया, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग और कोलोनाइजेशन ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ही एक सब पार्ट निकलेगा। क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गई तो जैसे स्पिनिंग लूम है वो हैंडलूम्स थी, जैसे हाथ से कपड़ा बनता था, तो फिर वो फिर स्पिनिंग वाली जैसे भाप से वो स्पिन मूव करती थी, एक टरबाइन, तो उससे आपका कपड़ा भुना जाने लगा। तो वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि उनको रॉ मटेरियल की और ज्यादा जरूरत पड़ने लगी, तो उसके लिए उन्होंने फिर से कॉलोनीज को ढूंढा और रॉ मटेरियल मिला, कॉलोनी से लेके आए, फिर उन्होंने एंड प्रोडक्ट किया, फिर कॉलोनी वर ऑल्सो सीन एज अ मार्केट। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कॉलोनाइजेशन भी रिलेट करके पढ़िए, और कैसे किंग्स ने इनोवेशन में अपना पैसा लगाया, सब चीजें हैं। आगे और चीजें पढ़िएगा आप। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच में आप, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। और जैसे फ्रेंच और ये इटली भी वो आता है, जैसे इन लोगों ने किस हिसाब से ये एक स्पॉन्सर किया था थिंकर्स को कि आप लोग ये सब चीजें करें। इवन बैंकिंग सिस्टम भी स्पॉन्सर था। थोड़ा सा आप ढूंढेंगे तो मेडिची फैमिली के बारे में ढूंढिएगा, इटली की, तो उसमें भी आपको समझ आएगा कि वो फैमिली किस हिसाब से अपना पैसा लगा रही थी आर्ट में, आर्किटेक्चर में, सब चीजों में। तो ऐसे मतलब मैं ऐसे कह नहीं रही कि उनके शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, बट सिंस इफ यू हैव टाइम एंड आप अपना बेस बना रहे हैं, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क, अगर अभी आपके पास टाइम है तो कर लीजिए। और अगर आप लास्ट के ही मंथ में ये वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज डू कवर दीज टॉपिक्स एज गिवन इन माय स्लाइड। रीजंस क्या थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सभी थिंकर्स फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइम के, जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू, रूसो। रूसो सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस दोनों में पढ़ा जाएगा। और इवेंट्स जैसे हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, टेनिस कोर्ट, और जैसे किंग ने उनकी वो सभा बुलाई थी, लेकिन जब कॉमनियर्स आने लगे थे, जो कि इलेक्टेड कॉमनियर्स थे, किंग ने दरवाजे बंद कर दिए, तो वो लोग वहीं पे राजा के टेनिस कोर्ट में ही इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपने आप को ही एक असेंबली डिक्लेयर कर दिया था।
ठीक है, तो फॉल ऑफ ब्रिसेल और नेशनल असेंबली, ये सब चीज़ें आप अभी राइट डाउन कर लीजिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो प्लीज़ डू टिकेट कि आपने ये चीज़ कवर कर ली है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स, फिर जेकोबियंस, जेकोबियंस का रेन ऑफ टेरर, नेपोलियन बोनापार्ट, जैसे जेकोबियंस के रेन ऑफ टेरर के बाद नेपोलियन का कैसे राइज हो रहा है, कैसे नेपोलियन कोड, नेपोलियनिक एरा, उसका स्प्रेड, और इवन नेपोलियन वाज आल्सो रीजन ऑफ दिस यूरोपियन यूनिफिकेशन, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा एरिया कवर किया था, तो जहाँ पे एक राजा का रूल आने लग जाता है तो वो लोग एक दूसरे के और क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो नेपोलियन वाज अ मिलिट्री जनरल, हाउ ही रोज सो अप सो हाई। ये भी आप कोई छोटा वीडियो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट का। एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी नेपोलियन बोनापार्ट की होनी चाहिए आपके लिए। फिर आइडियाज किस हिसाब से स्प्रेड हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन के, इवन जैसे पीछे वाली स्लाइड में देखा कि अमेरिकन रेवोल्यूशन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को कैसे इम्पैक्ट किया, और अब आप आगे ये भी पढ़ लीजिए फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को कैसे इम्पैक्ट किया। ओके, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। यूरोपियन यूनिफिकेशन में आप वियना कांग्रेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वियना कांग्रेस वो थी जिन्होंने नेपोलियन को हराया था इन दो वॉर में। फर्स्ट बैटल ऑफ लिप्जेग 1813 एंड बैटल ऑफ वाटरलू 1815, ये इन बैटल्स को आप पढ़ लीजिएगा। इनके जो विनर्स थे उनकी एक वियना कांग्रेस हुई थी। फिर उसके बाद होली अलायंस जो था 26 सितंबर 1815 को बना था, जार के द्वारा बनाया प्रपोज किया गया था। ऑस्ट्रिया, पर्शिया और रशिया, पर्शिया मतलब जर्मनी, तो ये इनका एक होली अलायंस था, और ये काफी लंबे टाइम तक चलता है, इवन क्रिमियन वॉर तक ये एक अलायंस रहता है इन तीनों का। कांग्रेस ऑफ एक्सियाला चापले 1818, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवोल्यूशन ऑफ 1830, रेवोल्यूशन ऑफ 1848, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये एक अच्छा सा अलग से सब टॉपिक आपका रहेगा, इसकी भी आप वीडियो देखिए जिस हिसाब से वो मैप को कवर कवर कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि नेपल्स कहाँ पे है, सिसिली कहाँ पे है, छोटे छोटे स्टेट्स पे उस पर बहुत ध्यान दीजिए। रोम कहाँ था, धीरे धीरे रोम कैसे एक्सपैंड हुआ, सारी चीजें। तो इटली, इटली कैसे बना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और ये विला फ्रैंका आर्मिटिस, आर्मिटिस एक एग्रीमेंट होता है जो एक वॉर को एंड करने के लिए लगाया जाता है। जब तक ये एग्रीमेंट साइन नहीं होता तब तक ऑफिशियली आप वॉर का समझौता नहीं मानते। तो इसी के आर्मिस्टिस एग्रीमेंट को मनवाने के लिए ही जूरिच ट्रीटी हुई थी। और जैसे सेंट्रल इटली कैसे यूनाइट हुआ, जो रोम के आसपास वाला पार्ट है, और नेपल्स जो थोड़ा सा साउथ में एक स्टेट था, तो रोम के साउथ में, तो उसको कैसे उन्होंने टेक ओवर किया इटली वालों ने। यंग इटली मूवमेंट, मजीनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मजीनी के थॉट्स अपने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के थिंकर्स को भी काफी इंस्पायर करते थे, जैसे कि तिलक साहब। तो आप यंग इटली मूवमेंट भी अच्छे से लिखिएगा। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इवेंट्स जो हो रहे थे जर्मन यूनिफिकेशन के 1865 से 1871 के बीच में, जैसे जैसे इन्होंने फेडरेशन बनाए, प्रूशिया को कैसे कैसे एक्सपैंड किया है, इसमें जुल्वेरीन और बिस्मार्क का रोल अच्छे से आप देखिएगा। बिस्मार्क को तो जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडिया का बिस्मार्क बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा एक आयरन मैन का रोल प्ले किया था। इंडिया की जितनी भी वो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंडिया में जोड़े रखने के लिए, और इंडिया की यूनिटी के लिए जो जिस हिसाब से वो एक अपना एफर्ट पुट इन कर रहे थे, तो उनके एफर्ट्स को बिस्मार्क से कंपेयर किया जाता है, एंड ही इज इवन कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इंडिया। तो बिस्मार्क्स पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, और आयरन से आप ये जब आप ये वाली सब चीजें करें तो बीच बीच में आप रिसोर्सेज पे भी आएंगे, जैसे कि जैसे जर्मनी फ्रांस के बीच में ये जो एरिया है, रिसोर्स रिच एरिया है, कोल और आयरन रिच एरिया है। तो आप इसका थोड़ा थोड़ा मैप, और वैसे मैं सोचती हूँ कि वीडियो से जो भी बच्चा पढ़ेगा वो उसको ये दिमाग में और ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। आपको जो चैनल पसंद है आप वो आराम से यूज कीजिए, और नीचे कमेंट्स में भी आप उसके लिंक शेयर कर सकते हैं फेलो एस्पिरेंट से। आई हैव नो प्रॉब्लम। दिस इज अ चैनल made by me to promote a very very cooperative and amicable study
ग्रुप। रशियन हिस्ट्री के रशियन रेवोल्यूशंस देखिए, अक्टूबर मैनिफेस्टो देखिए, ब्लडी संडे मैसेकर वाला, जैसे कैसे उन पे जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे फायर करवाया जाता है। ये इवेंट्स जो होते हैं ना, जैसे टाइमन स्क्वायर इंसिडेंट का भी एक क्वेश्चन आया था इसी बार, तो ये इवेंट्स के ईयर या फिर इवेंट्स की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डालते ही डालते हैं। रिफॉर्म्स बाय जार आपको करना ही करना है, वर्ल्ड वॉर वन वाला पीरियड है, जार ही था तब। और 1917 में दो रेवोल्यूशन हुई थी, जिसको हम फेब रेवोल्यूशन भी कहते हैं, अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन वाज 1917 और अक्टूबर मैनिफेस्टो वाज 1905। ओके, सो प्लीज कीप इट क्लियर इन योर माइंड। और इम्पैक्ट ऑफ रेवोल्यूशंस क्या हुए थे, और राइज ऑफ लीडर्स अमंग इन्हीं रेवोल्यूशंस के दौरान। पहले लेनिन आए थे, फिर लेनिन ने भी अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करनी स्टार्ट की कि हमें कम्युनिज्म को फैलाना है, और किस हिसाब से रशिया का एक्सपेंशन था, कहाँ कहाँ तक था, रशिया कहाँ कहाँ किन किन फ्रंट्स पे किस किस से वॉर फाइट कर रहा था, वर्ल्ड वॉर वन में, वर्ल्ड वॉर टू में। और ये कैसे फिर एक्सिस वाले ये अलाइड ग्रुप्स में ये आया था रशिया, और इसका जर्मनी से उस टाइम के फ्रंट लगते थे इनके। तो आप ये रशियन हिस्ट्री बहुत अच्छे से कीजिएगा। इन्फ्लुएंस कैसे इन्होंने, रशिया ने अपना आइडियोलॉजी फैलाया, फिर रशियन कम्युनिज्म थोड़ा अलग है, आगे जाके चाइनीज कम्युनिज्म थोड़ा अलग है, और डिसइंटीग्रेशन तक की रशिया की हिस्ट्री पूरी करनी है। और आप रशिया पे खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जेएनयू में एक अलग से सेंटर है, सेंटर फॉर रशियन स्टडीज वाला, सेंट्रल एशिया एंड रशियन स्टडीज वाला। तो आप अगर बाय चांस वहां से भी कुछ उस सेंटर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनसे क्लिक कर सकते हैं। तो आप रशिया के लिए भी अलग से डेडिकेटेड चैनल है, आपको जैसे पढ़ना है पढ़िए, बट आप ये चीज ध्यान में रखिए कि जो आपने बुक से पढ़ा हो, चैनल से पढ़ा हो, बट ये वाली जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये कहीं ना कहीं से आपके कवर हो जाने चाहिए। क्रिमियन वॉर तक आप कीजिएगा, क्योंकि क्रिमियन वॉर बहुत बार पूछी जाती है अलग अलग पेपर्स में, और अब ये इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट भी बनता है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट भी बनता है। तो प्लीज हैव सम टाइम, स्पेयर सम टाइम फॉर क्रिमियन वॉर। और रिसोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, मैं फिर से आपको बताती हूँ इस वाली वीडियो में। विजन आईएएस करना है तो विजन आईएएस के पार्ट वन पार्ट टू दोनों करने होंगे। ये अभी मैं और बनाऊंगी स्लाइड्स, बिकॉज मुझे पता है कि कुछ बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, सो आई थॉट कि जितना बन जाता है एक बार उतना मैं इन बच्चों को दे दूं। तो ये दो वीडियोस मैंने आपको दे दिए हैं। भले विजन आईएएस से कर लीजिए, भले नेक्स्ट आईएएस से कर लीजिए, भले आप एनसीईआरटी से कर लीजिए, अर्जुन देव से कर लीजिए। आप अपने टाइम के हिसाब से, आप जिस हिसाब के पर्सन हैं, एक बुक होगी तो थोड़ा इजी होगा, आप उसमें मार्क भी कर सकते हैं। और बुकिश पर्सन नहीं है आप, तो विकिपीडिया प्लस यूट्यूब से भी आप अपने टॉपिक्स कवर कीजिए और ये चीज़ें कर लीजिएगा। ये चीज़ें आपकी स्ट्रांग होगी तो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत आराम से आपको समझ आ जाएगा, और वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। सो ऑलवेज वर्क ऑन बेस फर्स्ट। विश यू गुड लक।